Hi students, my name is Satya Zanab and today I'm going to explain conditional sentences. And ये वीडियो मैं बनाने जा रही हूँ अमित सिंह के कहने पर। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेस पे ऑलरेडी 2 वीडियोस में बना चुकी हूँ, काफी अच्छे से एक्सप्लेन करा था, एक्सरसाइजेस भी सॉल्व कराई थी सेकंड वीडियो में। बट अमित के बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि उनको उनके बुक में जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं कंडीशनल सेंटेंसेस की और जो कंटेंट दिया गया है वो उनको बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। तो मुझे ये लगा कि हो सकता है कि इनकी तरीके से और जो आईसीएससी के स्टूडेंट्स हैं या आईएससी के स्टूडेंट्स हैं, उनको उनकी बुक में दी गई एक्सरसाइजेस बहुत टफ लग सकती हैं। तो उनकी ही बुक से क्यों ना एक्सरसाइजेस लेकर कंटेंट उन्हीं का उठाकर उनको समझाया जाए, जिससे उनको और क्लैरिटी हो जाए। ओके, तो इस वीडियो में मैं 9th 10th आईसीएससी और 11 12 आईएससी चारों बुक्स में जो एक्सरसाइजेज हैं उनको सॉल्व कराऊंगी और कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगी। कंटेंट मैं उठा रही हूँ क्लास 9 से, क्योंकि 9th क्लास में जो कंटेंट है वो बहुत एक्सपेंड करके दिया गया है, बहुत कुछ दिया गया है। जबकि 10th 11 12 में जाके धीरे धीरे वो कंटेंट कम हो गया है। तो कंटेंट ज्यादा जिसमें दिया गया है वो 9th क्लास की टोटल इंग्लिश में दिया गया है। तो कंटेंट मैं वहां से आपको पढ़ाऊंगी। एक्सरसाइजेस में आपको 9th 10th 11th 12th सबकी कंप्लीट करवा दूंगी, जिससे आपका कंडीशनल सेंटेंसेस पे बढ़िया सा कमांड हो जाए। इसके बाद आपको कहीं और किसी से कुछ पूछने की या कहीं से और पढ़ने की जरूरत ही ना महसूस हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है। तो कंडीशनल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक कंडीशन गिवन होती है और उस कंडीशन के फुलफिल होने पर उसका क्या आउटकम हो सकता है, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, ये भी गिवन हो। ऐसे पूरे सेंटेंस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश रुकेगी तो हम खेलेंगे। ओके, इफ द रेन स्टॉप्स वी विल प्ले। अगर कार्स के प्राइस नीचे आ जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसे खरीद पाएंगे। इफ द प्राइस ऑफ कार कम्स डाउन मोर पीपल विल बाय देम। तो यू कैन सी इन बोथ द एग्जाम्पल्स एक कंडीशन है, उस कंडीशन के पूरा होने पर उसका क्या रिजल्ट हो सकता है वो यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। और कंडीशनल सेंटेंसेस में हमेशा 2 क्लॉजेस होते हैं, 2 छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं। एक कंडीशनल क्लॉज कहलाता है और एक उसका रिजल्ट क्लॉज कहलाता है। ठीक है, जिस तरफ कंडीशन दी होती है उसे हम लोग कहते हैं कंडीशनल क्लॉज और जिस तरफ उसका रिजल्ट दिया होता है उसे कहते हैं रिजल्ट क्लॉज। राइट, कंडीशनल क्लॉज में जरूरी नहीं कि हमेशा इफ आए, अनलेस आ सकता है, व्हेन आ सकता है, अंटिल आ सकता है, यानी कोई भी कंजंक्शन आ सकता है जिसके जरिए हम कोई शर्त को दिखा सकते हैं। राइट, स्क्रीन पे दो एग्जांपल्स दिए गए हैं। इफ द रेन स्टॉप्स इसको हम कहेंगे कंडीशनल क्लॉज और जो इसका रिजल्ट दिया गया है वी विल प्ले इसको हम कहेंगे रिजल्ट क्लॉज। राइट, if the price of cars comes down is a conditional clause, more people will buy them will be known as result clause। अब आपको ये सीखना है कि कंडीशनल सेंटेंसेस को हम क्यों यूज करते हैं। देखिए, इतना तो आपको पता चल गया कि कंडीशनल सेंटेंसेस में हम एक कंडीशन या कोई सिचुएशन, वो सिचुएशन के पूरा होने पर क्या हो सकता है या क्या होगा ये हम बताते हैं किसी सेंटेंस में। इसमें 2 क्लॉजेस होते हैं, एक इफ क्लॉज, एक रिजल्ट क्लॉज, एक कंडीशनल क्लॉज। इफ के अलावा कोई और भी कंजंक्शन आ सकता है। तो बेटा इन दोनों जो क्लॉजेस को यूज करके जो सेंटेंस बनता है इसको हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। हम यूज क्यों करते हैं, क्या जरूरत महसूस होती है हमें? तो हम 4 चीजों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के जरिए। वो 4 चीजें आपके स्क्रीन पर लिखी हुई हैं। ठीक है, या तो हम कंडीशनल सेंटेंसेस के जरिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब कोई कंडीशन पूरी होती है या सिचुएशन होती है तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या रहता है, उसका रिजल्ट एक सा रहता है, हमेशा बदल नहीं सकता कभी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आइस को हीट किया जाए तो वो मेल्ट होती है। तो ये जो उसका रिजल्ट है वो हमेशा का है। ऐसा नहीं है कि कभी आप आइस को हीट करोगे तो कभी ना कभी वो मेल्ट नहीं होगी, ऐसा नहीं है, हमेशा होगी। अंडरस्टैंडिंग? तो कभी कभी ऐसी कंडीशंस और उसके रिजल्ट को हमें बताना होता है जो कि हमेशा एक जैसी रहती है। ठीक है, तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस ये बताने के लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस को। दूसरा हम बता सकते हैं कि अगर कोई कंडीशन पूरी होगी तो फ्यूचर में उसका रिजल्ट क्या होगा, फ्यूचर में उस कंडीशन के पूरा होने पर क्या पॉसिबिलिटी है रिजल्ट की। फॉर एग्जाम्पल, अगर बारिश होगी तो हम मैच कैंसिल कर देंगे। तो बारिश होगी, मैच कैंसिल कर देंगे,
तो मैच कैंसिल कर देंगे, कब की बात है, फ्यूचर की। फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है मैच के कैंसिल होने की, लेकिन कब पॉसिबिलिटी है, जब बारिश होगी। तो यानी एक कंडीशन के होने पर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी को हम बता सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया, दूसरा यूज हो गया हमारा कंडीशनल सेंटेंस का। तीसरी चीज हम जो कंडीशनल सेंटेंस के हेल्प से कन्वे करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, या इसका हम कह लें यूज होता है, वो ये कि जब हम ख्याली पुलाव बनाते हैं फ्यूचर के, ख्याली पुलाव फ्यूचर के कैसे बनाते हैं, हम कुछ इमेजिन करते हैं बढ़िया बढ़िया चीजें, जैसे कि यार अगर मेरी लॉटरी लग गई तो मैं दुनिया घूमूंगी, अगर मेरे भी पंख होते तो मैं भी उड़ती। तो अब ये बताइए, मेरे भी पंख होते मैं भी उड़ती, ये सब जो सेंटेंसेस है, या जो मैंने अभी ऊपर एक एग्जांपल दिया आपको कि अगर मेरी लॉटरी निकल आए तो मैं दुनिया घूमूंगी, तो ये जो सेंटेंसेस है ये कोई फ्यूचर की पॉसिबिलिटी नहीं बता रही हूँ, इसके होने के चांसेस बहुत कम है। मैं इमेजिनेशन में गुम हूँ, मैं ख्याली पुलाव बना रही हूँ। तो कभी कभी ख्याली पुलाव यानी कि इमेजिनेशन, फ्यूचर का इमेजिनेशन, इमेजिनेशन जिसका रिजल्ट फ्यूचर में जा रहा है, वो बताने के लिए हम कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। चौथा यूज जो हो सकता है वो ये कि कभी कभी हम ऐसे कंडीशंस को एक्सप्रेस करते हैं जो हमारे पास्ट से, बीते हुए समय से रिलेटेड होती है, यानी फ्यूचर से उसका कोई लेना देना नहीं होता। हम कभी कभी बात करते हैं अपने पछतावों की, जो कि बीत चुका है, जो हमारे हाथ में है ही नहीं, फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब हमारे हाथ में है ही नहीं। जैसे कि अगर मैं मेहनत कर लेती तो शायद पास हो जाती, तो ये पास्ट की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे जो जो हमारे पास्ट के रिग्रेट्स होते हैं, पछतावे होते हैं, कभी कभी हम इनको भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो ये भी हमारे कैसे एक्सप्रेस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस के जरिए एक्सप्रेस होते हैं, अंडरस्टैंडिंग। तो कुल 4 इसके यूजेस हैं बेटा, और यही तो 4 इसके टाइप्स होते हैं। तो व्हाट एक्चुअली हैपेंस ही हमारे 0 कंडीशनल्स होते हैं, जिसकी हेल्प से हम हमेशा एक जैसे रिजल्ट बताते हैं, यानी कि फैक्ट्स बताते हैं, ट्रूथ्स बताते हैं। जब हम कंडीशन और रिजल्ट एक ऐसी बताते हैं जिसमें हम लोग फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, उसे कहते हैं हम लोग टाइप 1 कंडीशनल या फर्स्ट कंडीशनल। फिर जिसमें हम लोग इमेजिन करते हैं फ्यूचर की, अगर लॉटरी लग गई तो मैं ये करूंगी, अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ती। तो ये जो आपका इमेजिनेशन है फ्यूचर से बिलोंग करके, जो आप इमेजिन ख्याली पुलाव बनाते हो, इसको हम लोग कहते हैं सेकंड कंडीशनल, ठीक है। और जो लास्ट का मैंने बताया, जब हम पछतावा करते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं बेटा, पास्ट रिग्रेट्स होते हैं हमारे, उसे हम लोग कहते हैं थर्ड कंडीशनल्स। तो ये तो मैंने एक आपको ओवरव्यू दिया है यूजेस को कनेक्ट करके। अब हम इसको डिटेल से समझते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स, ओके, या फिर टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। चाहे आप कंडीशनल्स बोल दीजिए, चाहे कंडीशनल सेंटेंसेस बोल दीजिए, एक ही बात होती है। तो भाई सबसे पहले जो टाइप होता है वो होता है जीरो कंडीशनल्स, जो आपके बुक में नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो जीरो कंडीशनल्स क्या होते हैं, जो मैंने पहला यूज बताया था, कि जब कभी हम ऐसी कंडीशन उसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं जो हमेशा एक ही जैसा रहता है, यानी जीरो कंडीशनल्स के हेल्प से हम फैक्ट्स, सच को बताते हैं, ट्रुथ्स को बताते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स को बताते हैं, किसी की हैबिट जो हमेशा एक जैसी रहती है, उसका रिजल्ट एक जैसा रहता है, उसको डिस्कस करते हैं। जैसे इफ यू स्टैंड इन द रेन, अगर बारिश में कोई खड़ा होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, सूखा रहेगा, वो नहीं, गीला हो जाएगा ना। दैट मीन्स इसका रिजल्ट हमेशा वही होगा कि वो गीला हो जाएगा। आइस वाला एग्जाम्पल मैं पहले दे चुकी हूँ आपको कि वो मेल्ट ही करेगी। तो जो ऐसी बातें होती हैं जिसमें हम सच को बताते हैं, यानी कंडीशन और रिजल्ट ऐसा होता है कि इसमें सच है। कंडीशन कैसी है कि अगर वो होगा तो ये 100% इसका रिजल्ट यही होना है, ये सच है, ये ट्रुथ है, ये फैक्ट है, ठीक है। तो इसे कहते हैं जीरो कंडीशनल्स। तो जीरो कंडीशनल्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब आपको फोकस करना है कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, स्ट्रक्चर्स और टाइप्स दोनों पे कमांड करनी है आपको। स्ट्रक्चर्स आपको नहीं आया, यूजेस समझ में आ गए, टाइप 1 का क्या यूज होता है, जीरो कंडीशन का क्या यूज होता है, तो कोई फायदा नहीं है। स्ट्रक्चर इज द इम्पोर्टेंट थिंग। जो असाइनमेंट्स आप सॉल्व करोगे, जो एक्सरसाइजेस आप सॉल्व करोगे, उसमें बेटा दोनों चीजें काम आएंगी। एक आपका कमांड होना चाहिए कि भाई टाइप 1 क्यों यूज करते हैं, टाइप 2 क्यों यूज करते हैं, या फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन क्यों यूज करते हैं, और दूसरी चीज उसके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, राइट। दोनों चीज पे कमांड करनी है। जीरो कंडीशन फिलहाल आपको समझ में आ चुका है, जिसमें हम लोग फैक्ट्स बताते हैं, ट्रूथ्स बताते हैं, राइट। और इसका स्ट्रक्चर होता है कि हमें कंडीशनल क्लॉज की तरफ, यानी जहां पे आपका कोई कंडीशन दिया है, चाहे वो इफ के हेल्प से दिया हो, व्हेन की हेल्प से दिया हो, किसी की हेल्प से दिया हो, कोई भी कंजंक्शन आ रहा हो, वहां पे हम लेते हैं प्रेजेंट सिंपल।
और इसके रिजल्ट क्लॉज में भी इत्तेफाक से हम लेते हैं प्रेजेंट सिंपल। आप अपने से कोई स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, यही स्ट्रक्चर आपको, इसी स्ट्रक्चर से आपको स्टिक रहना है, राइट। प्रेजेंट सिंपल होता क्या है ये आपको रट लेना है। प्रेजेंट सिंपल की 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, वर्ब एस और एस फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब एस और एस फॉर्म आपको पता है कि सिंगुलर के साथ आता है, वर्ब फर्स्ट की फॉर्म प्लूरल के साथ आता है। आप देख सकते हो एग्जाम्पल में लिखा है यू स्टैंड, यू क्या होता है प्लूरल, तो फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है। यू अगेन हीट, हीट फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर मान लीजिए कोई सिंगुलर होता तो वहां पे हम वर्ब एस और एस लगाते। कभी कभी जरूरत पड़ती है इसकी नेगेटिव की, तो नेगेटिव के लिए हम लोग डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, ठीक है। यही चीज आपकी रिजल्ट क्लॉज में रहती है। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 1 को। पेज नंबर 170 पे आपके ये नोट्स दे रखे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1। टाइप 1 में क्या हम डिस्कस करते हैं, टाइप 1 का क्यों यूज किया जाता है। टाइप 1 का यूज किया जाता है पॉसिबिलिटी, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए। यानी कोई कंडीशन अगर पूरी होगी तो फ्यूचर में इसका क्या रिजल्ट होगा, लाइकली आउटकम, यानी क्या हो सकता है अगर ये कंडीशन पूरी होगी। फ्यूचर अगर नहीं होगी पूरी तो फ्यूचर में ये चीज का रिजल्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपके बुक में रखे हैं, इफ यू कॉल मी आई शैल कम, अगर बुलाओगे तो आऊंगी, अगर नहीं बुलाओगे तो नहीं आऊंगी। यानी कि कोई कंडीशन के पूरा होने पर likely outcome क्या है, आउटकम मतलब रिजल्ट। if you work hard you will succeed, okay, so this is these are the examples of conditional sentences type 1। क्यों यूज करते हैं, फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बताने के लिए। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपकी बुक में दिया गया है, 2 चार्ट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो। मेन चार्ट आपको याद रखना है, वो है ऊपर वाला। फर्स्ट इफ के साथ हम लोग लेते हैं, यानी कंडीशनल क्लॉज की तरफ हम रखते हैं प्रेजेंट सिंपल, और रिजल्ट क्लॉज में हम रखते हैं विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल की 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं, फिर से रिपीट करवा देती हूँ। वर्ब एस और एस फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और रिजल्ट क्लॉज में आपको रखना होता है विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ यू हरी अप यू विल कैच द ट्रेन, दिस इज मेन, यू हैव टू टेक कमांड, कि यही मेन होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये एक और चीज आपको बता रहे हैं सेकेंड चार्ट के जरिए, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। सेकेंड चार्ट में उन्होंने ये बता रखा है कि जरूरत पड़ने पर, जरूरत जल्दी नहीं पड़ती है, आपके एक्सरसाइजेज में भी ये स्ट्रक्चर्स नहीं यूज होंगे, केवल यही स्ट्रक्चर यूज होना है जो मैंने अभी आपको समझाया, कि इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस और रिजल्ट क्लॉज में आपको विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लेनी है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है अगर फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बतानी है आपको, ठीक है। तो ये नेक्स्ट चार्ट में बताना ये चाह रहे हैं कि जो कंडीशनल क्लॉज होता है हमारा, जो इफ क्लॉज होता है, वहां पे आप सिंपल प्रेजेंट के अलावा प्रेजेंट के जितने और टेंसेस होते हैं ये भी ले सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट के अलावा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ले सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट ले सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ले सकते हैं, ये बताना चाह रहे हैं। इफ इट रेन्स ही विल स्टे विद अस, इफ इट इज रेनिंग ही विल बी वेट। इधर मेन क्लॉज में विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रहा है, लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि इफ क्लॉज में जरूरत पड़ने पर, इट्स अप टू द नीड ऑफ द स्पीकर, को बोलने की जरूरत महसूस हो रही है, तो वो टेंसेस प्रेजेंट के और भी ले सकता है। लेकिन हमें मेनली जनरली कौन सा टेंस लेना होता है बेटा, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लेना होता है, और रिजल्ट क्लॉज में विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी होती है। अब इसके बाद 2, 3, 4, 5 करके कुछ पॉइंट्स रखें। सेकेंड पॉइंट आपको बिल्कुल क्रॉस कर लेना है, ये कुछ नहीं दिया गया, ये 0 कंडीशनल्स दिए गए हैं आपको, ठीक है। इसको आपको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे लिख लीजिए ये 0 कंडीशनल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हैबिचुअल रिजल्ट्स होते हैं, यानी रिजल्ट एक जैसे रहते हैं, तो फिर आपको मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट सिंपल लेना होता है। तो ये इनडायरेक्टली आपको 0 कंडीशनल समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में कंफ्यूज नहीं होना है, ये है आपके 0 कंडीशनल, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट को एक साथ कवर करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। देखिए अभी आपने क्या सीखा कि टाइप 1 में हमेशा यही स्ट्रक्चर आपको लेना है, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस और रिजल्ट क्लॉज में विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और दूसरी चीज हमने ये सीखी कि जरूरत पड़ने पर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा आप दूसरे टेंसेस प्रेजेंट के ही लेने हैं आपको, कोई और नहीं, पास्ट के नहीं आ जाएगा, वे ले सकते हैं आप। इट इज रेनिंग, शी हैज ऑलरेडी लेफ्ट, राइट, तो ये आप ले सकते हैं। लेकिन रिजल्ट क्लॉज में विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहा था, उस चार्ट में आप देखा था आपने। लेकिन अब वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट के से आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर आप रिजल्ट क्लॉज की तरफ
इंपेरेटिव सेंटेंसेस भी ले सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जिसमें हम लोग ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन देते हैं। जैसे आप देख सकते हो पॉइंट नंबर 3, इफ यू मीट हिम, इफ के साथ हमने प्रेजेंट सिंपल लगाया है, लेकिन रिजल्ट क्लॉज में क्या लिख दिया? टेल हिम टू कम सून। विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म नहीं आ रही है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस दिया गया है। तो इफ इट इज द नीड ऑफ द स्पीकर, ही वांट्स टू इंस्ट्रक्ट समथिंग एज अ रिजल्ट, वो रिजल्ट में एक इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा है, तो फिर इंस्ट्रक्शन विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से थोड़ी ना दिया जाता है। तो अगर इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा है तो उसमें हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे इफ यू वांट टू लूज वेट, ईट लेस स्वीट्स, इफ ही वांट्स मनी, लेट हिम कम। अंडरस्टैंडिंग? फोर्थ पॉइंट में आपको समझाया गया है कि रिजल्ट क्लॉज में आप मस्ट, शुड, कुड का भी यूज कर सकते हैं अगर आपको जरूरत महसूस हो रही है। ठीक है, इस तरीके से फिफ्थ पॉइंट में आपको बताया गया है कि रिजल्ट क्लॉज में अगर परमिशन आपको देनी है, किसी को एबिलिटी दिखानी, योग्यता दिखानी है या पॉसिबिलिटी दिखानी है, तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग मे, कैन या मे माइट ले सकते हो। मे का यूज दो चीजों के लिए होता है, आपको पता है, एक परमिशन के लिए, एक पॉसिबिलिटी के लिए। इफ द वेदर क्लियर्स, वी कैन प्ले। इफ यू आर हेल्दी, यू कैन गो आउट फॉर अ पिकनिक और यू मे गो आउट फॉर अ पिकनिक। If it continues to rain, he may not play, he might not play. तो देखिए कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर मेन होता है, वो मैंने आपको बताया जो आपका पहले एक छोटे से बॉक्स में दे रखा है। इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जरूरत पड़ने पर इफ की तरफ, यानी इफ क्लॉज की तरफ आप प्रेजेंट के ये टेंसेस ले सकते हैं। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर रिजल्ट क्लॉज की तरफ आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस या फिर मस्ट, शुड, कुड का या फिर मे, कैन, मे माइट का यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू द नीड ऑफ द स्पीकर। ओके, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये आपको अश्योर कर दूं कि आपकी एक्सरसाइजेस में एक ही स्ट्रक्चर फॉलो होगा ज्यादातर। कौन सा? जो पहले मैंने आपको बताया, इफ के साथ आपको लगाना है सिंपल प्रेजेंट टेंस और रिजल्ट क्लॉज में रखना है विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम डिस्कस करते हैं टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस। टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज मैं पीछे भी कवर करवा चुकी हूँ आपको, यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से पढ़ना है। बेटा जब कभी भी हम इमेजिनरी सिचुएशन जो कि फ्यूचर से बिलोंग करती है, जब हम ख्याली पुलाव बनाते हैं, ख्याल ख्याल में कुछ बातें कहना चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे भी एग्जाम्पल दिया था, सेम एग्जाम्पल मैं रिपीट करूंगी ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर मैं लॉटरी जीत जाती हूँ तो मैं पूरी दुनिया घूमूंगी, अगर मेरे पंख होते तो मैं उड़ती। तो ये जो चीजें हैं, ये जो इमेजिनेशन है, ये किस टाइम से बिलोंग कर रहा है बेटा? फ्यूचर से। ठीक है, तो ये जो आपका इमेजिनेशन होता है फ्यूचर से रिलेटेड, इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 से। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है आप देख सकते हो, आपकी बुक में दे रखा है एक बॉक्स में। इफ के साथ हम लोग यूज करते हैं सिंपल पास्ट टेंस, जहाँ पे रिजल्ट क्लॉज में लेना होता है वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू कैन सी द एग्जाम्पल, इफ ही स्पेंट अ ईयर इन फ्रांस, ही वुड स्पीक फ्रेंच। तो द वन हु इज अ स्पीकर है, जिसने ये सेंटेंस बोला है, उसका ये जो सेंटेंस है वो इमेजिनेशन है, वो किसी इंसान के बारे में इमेजिन कर रहा है कि अगर फ्रांस में वो 1 साल रुक गया तो वो फ्रेंच सीख जाएगा। तो ये क्या है आपका कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2, जहाँ पे हम स्ट्रिक्टली इफ के साथ, या जहाँ पे कंजंक्शन आता है, जहाँ कंडीशन दी होती है, वहां पे आपको स्ट्रिक्टली लेना होता है सिंपल पास्ट टेंस और रिजल्ट क्लॉज में वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, आप और एग्जांपल्स देख सकते हो आपकी बुक में दिए गए। इफ ही न्यू हिज फादर वाज इल, ही वुड गो होम एट वंस। अगर उसे पता होता कि उसके फादर बीमार है तो वो उससे मिलने चला जाता फौरन। इफ ही डिड नॉट वर्क सो हार्ड, ही वुड नॉट बी सो सक्सेसफुल। अगर वो मेहनत नहीं करेगा तो वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इफ यू कुड सी द प्रिंसिपल, अगर तुम प्रिंसिपल से मिल सकते, यू वुड गेट द परमिशन, तुम्हें परमिशन मिल जाती। राइट, इफ वी हैड मनी वी वुड लीव होम। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम घर छोड़ देते। राइट, तो ये जितने सेंटेंसेस हैं ये सब फ्यूचर से बिलोंग कर रहे हैं, ये फ्यूचर की बात बता रहे हैं, इसमें पास्ट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करोगे कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर की इमेजिनेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन कंडीशनल क्लॉज में हम यूज क्या कर रहे हैं? सेकेंड फॉर्म। सेकेंड फॉर्म यानी कि सिंपल पास्ट। इसीलिए हम इसको, इस तरीके के कंडीशनल सेंटेंस को बोलते हैं अनरियल पास्ट। व्हाई? बिकॉज वी आर टेकिंग सेकेंड फॉर्म, वी आर टेकिंग सिंपल पास्ट टेंस, बट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, वी आर इमेजिनिंग अबाउट फ्यूचर। कि अगर उसे पता हो कि उसके फादर बीमार हैं तो वो मिलने चला जाएगा। राइट, अगर वो उसने मेहनत नहीं की तो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो ये
someone who is a speaker here, he is actually imagining these things about someone, right? So this is called conditional sentence type 2. सेकेंड पॉइंट में बताया जा रहा है कि टाइप 2 कंडीशनल्स अक्सर वो बातें बताते हैं जो कि इम्पॉसिबल होती हैं, जैसे कि इफ आई हैड इनफ मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं स्पेन छुट्टी बनाने जाता। तो ये क्या है? अगेन इट इज इमेजिनेशन एंड विच इज रेयरली पॉसिबल फॉर द स्पीकर हु इज स्पीकिंग हियर। तो टाइप 2 के जरिए हम इमेजिनरी चीजों को एक्सप्रेस करते हैं रिलेटेड टू द फ्यूचर टाइम। ये ध्यान रखिएगा, फ्यूचर की बात होती है, इसमें फ्यूचर की ही बात होती है, राइट? भले ही हम सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। स्ट्रिक्टली आपको ये चीज अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि टाइप 2 इज इक्वल टू फ्यूचर। टाइप 2 में जो इमेजिनेशन होती है वो फ्यूचर से बिलोंग करती है। मैं बार बार बोल रही हूँ उसको, क्योंकि जब हम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो। अब देखिए थर्ड पॉइंट में आपको समझाया गया है एक चीज, वो ये कि जब कभी भी हमको इमेजिनरी सिचुएशन में बीई का सेकेंड फॉर्म लेना होता है, क्योंकि इफ के साथ हमें सेकेंड फॉर्म भी लेना होता है टाइप 2 में। तो अगर टाइप 2 में कोई ऐसा सेंटेंस आपके पास आ रहा है जहां पे बीई का फॉर्म लेना है, तो वहां पे हम स्ट्रिक्टली वर ही यूज करते हैं, वॉज का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये बोलना है, मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अगर मैं मिलियनर होती तो मैं लग्जरियस लाइफ लीड करती। तो अगर मैं होती, तो होने की इंग्लिश क्या होती है बेटा? बीई होती है ना। अब यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि ये स्ट्रक्चर जो है इमेजिनेशन है, ये फ्यूचर से बिलोंग कर रहा है, तो ये हमारा टाइप 2 में जाएगा। तो टाइप 2 का स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, और टाइप 2 का स्ट्रक्चर कहता है कि सेकेंड फॉर्म लेना होती है हमें कंडीशनल क्लॉज में। बट यहाँ पे हमें बीई का सेकेंड फॉर्म लेना है, जो कि दो पॉसिबल होती है, एक वॉज भी होता है, वर्ब भी होता है, राइट? तो यहाँ पे मैं समझाना ये चाह रही हूँ कि आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, XYZ सिंगुलर प्लूरल कोई भी हो, आपको वर ही लेना है, ठीक है? मान लीजिए अगर आप आई ना होता, ये होता कि अगर राम मिलनर होता तो राम लग्जरियस लाइफ लीड करता। तो राम अगर आ गया वहां पे तो भी आप वर का ही यूज करोगे, वॉज का यूज नहीं करोगे। तो वहां पे आपको ऑब्लिक करके दिया गया, ऑब्लिक बिल्कुल काट लीजिए, वहां पे आप वर ही लेते हैं, वॉज का यूज हम नहीं करते हैं, ठीक है? एक और एग्जाम्पल दिया गया है, इफ आई वर अ पॉलिटिशियन आई वुड बिल्ड एन आइडियल विलेज। अगर मैं पॉलिटिशियन हुआ या बना या होता तो मैं आइडियल विलेज बनाता। तो ये कब की बात है? ये फ्यूचर इमेजिनेशन है कि अगर मैं कभी फ्यूचर में हुआ तो ऐसा करूंगा। अंडरस्टैंडिंग जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट पे आपने क्या सीखा बेटा? कि अगर होने के सेंस में आपको सेकेंड फॉर्म यूज करनी होगी बच्चा, तो हमेशा हम वर का ही यूज करते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। वैसे आपको पता है कि सिंगुलर के साथ वॉज आता है, प्लूरल के साथ वर आता है, लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन होता है, एक एक्सेप्शन होता है पूरे इंग्लिश में, जिसमें हम टाइप 2 में स्पेशली वर्ब का ही यूज करते हैं, स्ट्रिक्टली वर्ब का ही यूज करते हैं, चाहे हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, ओके, टू एक्सप्रेस द इमेजिनरी सिचुएशन व्हिच इज टाइप 2 कंडीशनल सेंटेंस। इसके बाद आ जाइए फिफ्थ पॉइंट पर। फिफ्थ पॉइंट में आपको ये समझाया गया है कि जो रिजल्ट क्लॉज में आप वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हो, वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के प्लेस पे आप कुड, माइट, ऑट भी ले सकते हो। ऑट अकेले नहीं आता, ऑट टू ले सकते हो। तो इनका यूज कर सकते हो एज पर द नीड ऑफ द स्पीकर, जैसे हमने टाइप 1 में सीखा था कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप वुड के जगह कुड, शुड ले सकते हैं अगर आपको एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और ड्यूटी को शो करना है। अंडरस्टैंडिंग? तो लेकिन फिर वही बात जो मैंने टाइप 1 में सिखाई थी, स्ट्रिक्टली जो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर ही आता है, यहाँ पर भी आप स्ट्रिक्टली एक ही स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में रखोगे, वही बार बार यूज होगा। कौन सा? इफ के साथ आता है सिंपल पास्ट यानी कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, या फिर डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और रिजल्ट क्लॉज में आपका आता है वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 3 अब हम समझते हैं। देखिए टाइप 3 में हम अगेन इमेजिनेशन ही करते हैं, लेकिन वो इमेजिनेशन हमारा पास्ट से रिलेट होता है। जब हम पछतावा, अपना बीते हुए कल का पछतावा, या जो काम हमसे नहीं हो पाया, या जो हमारी ख्वाहिशें थी पास्ट में कभी, उसको कंडीशन और रिजल्ट के जरिए शो करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हम टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो आपके बुक में फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि टाइप 3 कंडीशन क्लॉजेस कंटेन अ कंडीशन दैट वाज नॉट फुलफिल्ड इन द पास्ट। ऐसी कंडीशन को ये एक्सप्रेस करता है जो पास्ट में पूरी नहीं हो पाई। ओके, सेकेंड पॉइंट में दिया गया है कि दे आर प्योरली इमेजिनरी which belongs to past। ये मैं अपने आप से बता रही हूँ, पास्ट से प्योरली इमेजिनरी कंडीशनल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं।
ओके, थर्ड में आपको क्या बताया गया है कि टाइप 3 कंडीशंस रेफर टू द कॉन्सिक्वेंसेस व्हिच डिड नॉट एंड कुड नॉट हैपन बिकॉज दे रेफर टू समथिंग दैट डिड नॉट हैपन इन द पास्ट, दे आर हाइपोथेटिकल कंडीशंस। तो वही बात जो मैं आपको बता रही हूँ कि पास्ट में कुछ रीजंस की वजह से, कुछ कॉजेस की वजह से जो चीजें नहीं हो पाई, रिजल्ट नहीं आ पाया पास्ट में ऐसा, तो यानी हम पास्ट रिग्रेट्स को जब हम शो करते हैं तो हमें टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस को लेना होता है, उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है, या हम उल्टा कह दें कि टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस के हेल्प से हम ऐसी कंडीशन और उसके रिजल्ट को दिखाते हैं जो पास्ट में पूरे नहीं हो पाए। और यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हम लेते हैं वो आपके चार्ट में दे रखा है। इफ के साथ हम लेते हैं पास्ट परफेक्ट में, जहां पे कंडीशन आएगी, चाहे व्हेन आए, चाहे आपका अनटिल आए, कोई भी कंजक्शन आ सकता है वहां पर, तो वहां पे हमें लेना होता है पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड के साथ थर्ड फॉर्म। हैड के साथ थर्ड फॉर्म, अगर इसका आपको नेगेटिव लेना है तो हैड नॉट थर्ड फॉर्म आप ले सकते हो। वहीं पे रिजल्ट क्लॉज में आपको लेना होता है वुड के साथ हैव और वुड हैव थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे आपको वुड स्लैश शुड कुड माइट दे रखा है, लेकिन एक मेन होता है। मेन क्या होता है? वुड हैव। याद रखिएगा, जैसे कि आपने ऊपर के टाइप 2 और टाइप 1 में सीखा था कि अलग अलग चीजें आ सकती हैं एज पर द नीड ऑफ द स्पीकर, व्हाट ही वांट्स टू डिलीवर और कन्वे। सिमिलरली यहाँ पर भी should have third form, could have third form, might have third form ले सकते हैं, लेकिन मेनली आपको क्या लेना होता है बच्चा? would have के साथ थर्ड फॉर्म। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ कि कंडीशनल क्लॉज में आपको लेना है had थर्ड फॉर्म, if क्लॉज की तरफ आपको लेना है had थर्ड फॉर्म, और इधर आपको लेना है would have थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल आप दे सकते हो, if you had been here, अगर तुम यहाँ होते, I would have seen you, मैं तुमसे मिल लेती। तो ये जो बात हो रही है कब की हो रही है? क्या फ्यूचर की बात हो रही है? बिल्कुल भी नहीं, ये पास्ट की बात हो रही है। नीचे आपको मेंशन भी किया गया है, इफ यू हैड बीन हियर का मतलब है कि इनफैक्ट आप वहां थे ही नहीं। तो जो चीजें नहीं हो पाई, जो कंडीशन फुलफिल ही नहीं हो पाई, उसी का हम डिस्कशन करते हैं, उसी को हम एक्सप्रेस करते हैं टाइप 3 में। एक और एग्जाम्पल दिया गया है, इफ वी हैड टेकन योर एडवाइस, अगर हम तुम्हारी एडवाइस मानी होती, वी वुड हैव सेव टाइम, हमारा टाइम बच गया होता। इसका मतलब ये है कि मानी नहीं मान पाए, इसी रिग्रेट को तो हम शो करना चाह रहे हैं, काश की मान ली होती, राइट। तभी मैंने आपको बताया कि आप एक चीज याद रख लेना, हमें पास्ट रिग्रेट्स यानी पास्ट के ऐसे काम, ऐसी कंडीशंस जो पूरी नहीं हो पाई, पास्ट के ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जो हम चाहते तो थे लेकिन नहीं मिल पाए क्योंकि हमने कोई शर्त नहीं मानी, कोई चीज नहीं हो पाई, तो इसको ही हम लोग टाइप 3 में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो आई विश आपको सारे टाइप समझ में आ गए होंगे। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, रिकॉल करा देती हूँ, एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें हम एक बार जब रिवाइज करेंगे तो हमें अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जीरो कंडीशनल्स क्या होते हैं? जिनके जरिए हम फैक्ट्स दिखाते हैं, ट्रुथ्स दिखाते हैं, या कोई ऐसी हैबिट जो कभी चेंज नहीं होती वो दिखाते हैं। ठीक है, उसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या लेते हैं? प्रेजेंट सिंपल लेते हैं इफ की तरफ यानी कि कंडीशन की तरफ, और रिजल्ट क्लॉज में भी हमें प्रेजेंट सिंपल ही लेना होता है। प्रेजेंट सिंपल की 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं जो मैं पीछे बता चुकी हूँ। वहीं पर फर्स्ट कंडीशंस हम यूज करते हैं, इनका यूज होता है फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज बताने के लिए। फ्यूचर में अगर ये चीज होगी तो उसका रिजल्ट ये होगा, अगर ये चीज नहीं होगी तो रिजल्ट नहीं होगा। यानी फ्यूचर में कोई काम के होने की पॉसिबिलिटी डिपेंड कर रही है किसी सिचुएशन के, किसी कंडीशन के होने ना होने पर, राइट। तो फर्स्ट कंडीशनल्स के जरिए हम लोग दिखाते हैं फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? इफ की तरफ हम यानी कंडीशंस में हम लोग रखते हैं प्रेजेंट सिंपल, और रिजल्ट क्लॉज में हमें रखना होता है बच्चा विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर इसका नेगेटिव लेना होता है तो विल का नेगेटिव होता है विल नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है वोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, राइट। वहीं पर सेकेंड कंडीशन हम क्यों यूज करते हैं? इमेजिनरी सिचुएशंस, लेकिन किससे बिलोंग करती, कौन से टाइम से? फ्यूचर से। तो फ्यूचर इमेजिनरी सिचुएशंस को हम लोग सेकेंड कंडीशन के जरिए एक्सप्रेस करते हैं, और इसका स्ट्रक्चर होता है इफ की तरफ आपको कंडीशन की तरफ पास्ट सिंपल लेना होता है यानी कि सेकेंड फॉर्म, या फिर डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहीं पर रिजल्ट क्लॉज में वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड कंडीशन के जरिए हम लोग दिखाते हैं पास्ट के रिग्रेट्स को। यहाँ भी इमेजिनरी चीज है लेकिन पास्ट से रिलेटेड जो काम हम नहीं कर पाए पास्ट में वो दिखाते हैं यहाँ पर, राइट। तो इस तरीके से आपने सारे जो 4 टाइप्स हैं, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, या टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कह लो, ये आपने एक साथ सीख लिया। अब इसमें जो एक्स्ट्रा जो चेंजेस होते हैं वो मैंने कब बताए? एज पर द नीड ऑफ द स्पीकर। तभी मैंने कहा कि आपको ये जो 4 जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हीं पे कमांड लेना, ये मेन होते हैं। एज पर द नीड ऑफ द स्पीकर वी कैन टेक अदर टेंसेस जो मैंने अभी आपको बताए थे, राइट।
नाउ लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइजेस गिवन इन योर बुक्स। सबसे पहले क्लास 9th में जो एक्सरसाइजेस दे रखी है वो मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ। जो पहला असाइनमेंट है, यहाँ पे आपको टाइप 1 के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाने हैं इफ का यूज करके, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है, इट रेन टुमारो ही स्टे एट होम, बारिश होगी तो घर रुक जाएगा। तो ये जो आपको क्लॉजेज हैं इनको आपको कनेक्ट करना है इफ से, और टाइप 1 का स्ट्रक्चर फॉलो करना है। तो मैंने आपको टाइप 1 का स्ट्रक्चर क्या बताया था, अभी याद करिए। वहां पे बताया था कि इफ के साथ यानी कंडीशन की तरफ आपको रखना है प्रेजेंट सिंपल, और आपको रिजल्ट क्लॉज में रखना है विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल की 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स बताई थी। अब वही वक्त आ गया है कि आपको ये 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स पे अच्छे से कमांड होनी चाहिए कि वर्ब एस और एस कब यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म कब यूज करेंगे, डज नॉट कब यूज करेंगे, डू नॉट कब यूज करेंगे। भैया ये अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। आपको अच्छे से स्ट्रक्चर्स मतलब याद हो गया कि प्रेजेंट सिंपल लगना है, बट प्रेजेंट सिंपल क्या होता है इस पे भी कमांड करनी है। तो 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होते हैं, इसको रट लीजिए बच्चा अच्छे से, ठीक है। और ये पता है आपको कि सिंगुलर के साथ आपका क्या आता है, वर्ब एस और एस फॉर्म, और नेगेटिव के लिए डज नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लूरल के लिए आप यूज करते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव के लिए डू नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और रिजल्ट क्लॉज में आपको विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी, दैट इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आप फर्स्ट सेंटेंस कैसे सॉल्व करोगे, शी नॉट कम। आपको चेक करना है कि ये क्या है, हमारा कंडीशन है। तो कंडीशन की तरफ क्या लेना होता है बेटा, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं। यहाँ पे नॉट आ रहा है ना, तो नॉट वाले कौन से 2 होती हैं, तो डज नॉट या डू नॉट। अब डज नॉट डू नॉट में भी डज नॉट आएगा यहाँ पे, क्योंकि डज नॉट आता है सिंगुलर के साथ और शी यहाँ पे सिंगुलर है, राइट। इस वजह से हम क्या करेंगे, इफ शी डज नॉट कम। डज नॉट ही क्यों लगाया, क्योंकि शी है, शी कैसा है, सिंगुलर। डज नॉट कहाँ आता है, सिंगुलर के साथ आता है, ठीक है। अगर आई होता तो हम आई के साथ क्या लगा देते, डू नॉट लगा देते, ठीक है। तो फिलहाल इफ शी डज नॉट कम, और आपको रिजल्ट क्लॉज में क्या लेना होता है बेटा, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब वी विल डिसअपॉइंटेड लिख दोगे तो फर्स्ट फॉर्म तो आई नहीं, तो फर्स्ट फॉर्म कहां से लोगे, अपने से लोगे। यानी हम डिसअपॉइंट हो जाएंगे, होने की इंग्लिश क्या होती है, बीई होती है, ठीक है। तो विल के साथ फर्स्ट फॉर्म लेनी है, यानी विल बी डिसअपॉइंटेड। इफ शी डज नॉट कम वी विल बी डिसअपॉइंटेड। देखिए पहला सेंटेंस मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है आपको, यही आपको सारे सेंटेंसेस में करना है, ठीक है। 1-2 और बता देती हूँ, बाकी आप खुद से करिएगा। इफ इट इज अ हॉलीडे टुमारो, इधर क्या लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट लेते हैं। तो यहाँ पे इट अ हॉलीडे टुमारो में आप क्या लगाओगे, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। होने की अगर कल हॉलीडे है तो उसके लिए होने की इंग्लिश होती है बी, और बी के फॉर्म्स होते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब लेना होते हैं। तो प्रेजेंट क्या होता है, इज। इफ इट इज अ हॉलीडे टुमारो व्हाट विल वी डू, ओके। थर्ड सेंटेंस, नॉट लिखा हुआ है तो यानी या तो डू नॉट ले सकते हैं या डज नॉट ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे यू है, प्लूरल है तो डू नॉट लेना पड़ेगा, प्लूरल के साथ ही डू नॉट आता है। इफ यू डू नॉट, अब डू नॉट केयरफुल नहीं लिख दीजिएगा, डू नॉट के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है जो कि यहाँ नहीं दी गई, अपने से लेनी है। अगर तुम केयरफुल नहीं रहे तो रहना, होना के लिए हम लोग बी फॉर्म्स ही लेते हैं। आप देख सकते हो बी की कितनी फॉर्म्स बार बार आ रही हैं, बी की फॉर्म्स याद कर लीजिए, इज, एम, आर, वॉज, वर होती है। प्रेजेंट फॉर्म्स क्या होती है इसमें, इज और एम या फिर आर, ठीक है। इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल फॉल एंड हर्ट योरसेल्फ। तो विल लगा देना है आपको रिजल्ट क्लॉज में, और आपको कंडीशन की तरफ क्या रखना है बेटा, प्रेजेंट सिंपल 4 होती हैं, डू नॉट, डज नॉट, वर्ब एस और एस फॉर्म, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यहाँ नॉट आ रहा है तो इसीलिए हम लोग डज नॉट ले रहे हैं या डू नॉट ले रहे हैं, ठीक है। फोर्थ में देखिए फिर से नॉट आ गया तो फिर डू नॉट लगाइए। इफ यू डू नॉट अग्री आई विल नॉट सेल द हाउस, हाउ इजी इज इट। नेक्स्ट में ही ट्रैवल, तो ये नॉट तो नहीं है तो या तो वर्ब एस और एस आएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आपको देखना है सब्जेक्ट क्या है आपका, ही है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वर्ब एस और एस आता है। ये जो भी वर्ब है वहां पे आप उसमें एस या ई एस अकॉर्डिंगली लगा दीजिए। तो आप यहाँ ट्रैवल में एस ही लगता है। इफ ही ट्रैवल्स बाई प्लेन, कॉमा ही विल गेट देयर टुमारो नाइट, हाउ इजी। इधर आपको प्रेजेंट सिंपल रखना है, उधर आपको विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, ठीक है। 6 सेंटेंस पूरा दे रखा है, अपने आप से दे रखा है, डज नॉट खुद बना के दे दिया इन्होंने, आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। इफ शी डज नॉट हैव अ पासपोर्ट शी विल नॉट बी एबल टू गो देयर, शी विल नॉट बी एबल टू गो देयर।
अब आ जाते हैं टाइप 2 के जो असाइनमेंट दे रखा है। यहाँ पे टाइप 2 आपको लगाना है और टाइप 2 का स्ट्रक्चर अभी हम सीख चुके हैं अच्छे से। क्या होता है, इफ के साथ आपको लेना होता है सिंपल पास्ट या पास्ट सिंपल, एक ही बात है, और आपको रिजल्ट में लेना होता है वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर मान लीजिए इसका नेगेटिव लगाना होगा तो क्या होता है, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर वुड का नेगेटिव लेना है तो वुड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो आपको ये फॉर्म्स याद रखनी है। सेकेंड फॉर्म लगाइए अगर अफर्मेटिव क्लॉज है, और अगर नेगेटिव लेना है तो क्या लगाओगे, डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इधर क्या लगाना है, रिजल्ट क्लॉज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है। वुड ही के साथ ले सकते हो और कुछ नहीं लगा देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइप 2 के अकॉर्डिंग बनाना है, तो टाइप 2 का स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो 7 सेंटेंस कैसे बनाओगे, नो दिया रखा है, नो का क्या लेना है आपको यहाँ पे, सेकेंड फॉर्म। क्यों, क्योंकि हमें टाइप 2 का स्ट्रक्चर फॉलो करना है और टाइप 2 के स्ट्रक्चर में सेकेंड फॉर्म लेनी होती है। ठीक है, तो इफ आई न्यू हिज एड्रेस, के NEW न्यूज की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी इफ आई न्यू हिज एड्रेस। और इधर क्या लगाना है, रिजल्ट क्लॉज में क्या आता है बेटा, वुड के साथ आपकी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो राइट दे रखा है, तो राइट के पहले आपको क्या लगा देना है, वुड लगा देना है। इफ आई न्यू हिज एड्रेस आई वुड राइट टू हिम नाउ। अंडरस्टैंडिंग। 8 पे आ जाइए, ही एनफ मनी, वर्ब गायब है तो आपको दिमाग लगाना है, उसके पास पैसा होता, होने की इंग्लिश यहाँ पे बीमा सोचने लगना, उसके पास कोई चीज है तो हैज या हैव होती है उसकी इंग्लिश। कोई इंसान कुछ है या कोई इंसान कुछ रह रहा है तो वो बी होती है, लेकिन किसी इंसान के पास कुछ है उसके होने की या क्या इंग्लिश होती है, हैज या हैव। लेकिन यहाँ पे आपको क्या लेना है, टाइप 2 में क्या लेते हैं, सेकेंड फॉर्म लेते हैं ना। सेकेंड फॉर्म क्या होता है, हैज हैव का हैड होता है। ठीक है, इस वजह से हम यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, हैड लेंगे। अगर उसके पास पैसा हुआ या होता, इफ ही हैड एनफ मनी, और इधर क्या लगाते हैं, वुड, ही वुड बाय द कार राइट अवे। ओके, 9 सेंटेंस। स्पीक का सेकेंड फॉर्म ले लीजिए, क्योंकि टाइप 2 में सेकेंड फॉर्म लेते हैं हम। इफ आई स्पोक टू दैट मिनिस्टर राइट नाउ ही वुड बी एंग्री। हाउ इजी, राइट। लास्ट सेंटेंस, सी का सेकेंड फॉर्म क्या होता है बच्चा, सॉ। इफ यू सॉ हिम नाउ you would not recognize him, you would not recognize him, right। अब सेंटेंस नंबर 11 से आपको टाइप 3 स्ट्रक्चर लेना है, टाइप 3 के अकॉर्डिंग बनाना है। तो टाइप 3 में मैंने क्या बताया था, क्या स्ट्रक्चर होता है, इफ के साथ लेना होता है आपको पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड थर्ड फॉर्म, और रिजल्ट में क्या लेते हैं बेटा, वुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म। हैड थर्ड फॉर्म आपको कंडीशन में लेना है, इधर लेना है वुड हैव थर्ड फॉर्म। अगर इसका नेगेटिव लेना हो मान लो तो कैसे लोगे, हैड थर्ड फॉर्म का नेगेटिव क्या होगा, हैड नॉट थर्ड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड में लिखना चाह रहे हो तो हैड एंड थर्ड फॉर्म। इधर अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म का, वुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म। ध्यान रखिएगा, वुड हैव नॉट नहीं हो जाएगा, वुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म। नेगेटिव क्या होगा, वुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म, राइट। हैड थर्ड फॉर्म इधर लगाइए, वुड हैव थर्ड फॉर्म उधर लगाइए। नेगेटिव लेने के लिए हैड नॉट थर्ड फॉर्म, वुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म। तो देखिए कैसे बनेगा 11th, यहाँ पे आपको जो कंडीशन दे रखी है वहां पे नो आ रहा है ना, KNOW नो। तो क्या लगाते हैं हम लोग, इधर अभी बताया मैंने, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है और यहाँ वर्ब दे रखी है नो, और नो का थर्ड फॉर्म होता है नोन। क्या होता है, नोन। थर्ड फॉर्म आनी चाहिए भाई, आपको नहीं आती है तो याद कर लीजिए किसी छोटी क्लास की बुक से। इफ आई हैड नोन हिज एड्रेस यस्टरडे। ठीक है, और आगे क्या लगाना है बेटा, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लेनी है। रिजल्ट में क्या लगाना है, वुड हैव और थर्ड फॉर्म। फॉर्म है क्या यहाँ पे, राइट है, राइट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटन। सो वुड हैव रिटन टू हिम। इफ आई हैड नोन हिज एड्रेस यस्टरडे आई वुड हैव रिटन टू हिम। तो बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं है। टाइप 3 को बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल आसान तो यही होता है। हैड थर्ड फॉर्म लगानी है आपको और वुड हैव थर्ड फॉर्म लगानी है। जो वर्ब दे रखी है उसका थर्ड फॉर्म दिमाग में लेके आओ, हैड थर्ड फॉर्म लगा दो कंडीशन की तरफ और रिजल्ट में लगा दो वुड हैव का थर्ड फॉर्म, दैट्स इट। इसी तरीके से आपको 12th बनाना है। इफ द ट्रेन had been late yesterday, I would have missed important meeting. 13th sentence. If doctor had not acted promptly at scene of accident, boy would have died. If the doctor had not acted promptly at scene of accident, the boy would have died. द आप खुद से लगा लोगे। सेंटेंस नंबर 14, इफ द थीफ हैड नॉट स्नीज्ड, स्नीज का थर्ड फॉर्म स्नीज्ड, इफ द थीफ हैड नॉट स्नीज्ड
Police would have never known he was hiding. Police would have never known he was hiding. 15th sentence. If I had not been sure of succeeding, यहाँ पे देखिए आपको वर्ब नहीं दे रखी है तो बी का थर्ड फॉर्म लिया है हमने. बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन. बी वॉज बीन. इस तरीके से याद कर लीजिए आप. तो इफ आई हैड नॉट बीन श्योर ऑफ सक्सीडिंग, आई would not have attempted that problem yesterday. If I had not been sure of succeeding, I would not have attempted that problem yesterday. अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट की ओर. नेक्स्ट असाइनमेंट में आपको मिक्स्ड बैग दे रखा है. अभी तक आपको 15 सेंटेंसेस में टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के अकॉर्डिंग चलना था. कुछ सेंटेंसेस आपको टाइप 2 के हिसाब से ही बनाने थे, तो आपको केवल दिमाग में रखना था कि टाइप 2 का स्ट्रक्चर क्या होता है और आपको फॉलो कर लेना था. बट ये जो एक्सरसाइज अब है, यहाँ पे आपको मिक्स, यानी कि कहीं पे आपको फर्स्ट टाइप ऑफ मिलेंगे या सेकंड टाइप मिल सकते हैं या थर्ड टाइप मिल सकते हैं. तो वो आपको सेंटेंसेस को पढ़ के समझना होगा कि ये जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये मैं किस टाइप से बनाऊं. राइट. तो आपको हिंट साफ साफ दी गई है पूरे 15 सेंटेंसेस में. पहले मैं आपको ये सिखाती हूँ कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा सेंटेंस किस स्ट्रक्चर से बनाना है. देखिए आपको स्ट्रक्चर सारे समझ में आ गए कि आपको अगर ये पता चल गया कि टाइप 1 से मुझे बनाना है तो बस आप टाइप 1 की फॉर्म्स ले लीजिए. टाइप 2 से बनाया तो टाइप 2 की फॉर्म्स आप ले लोगे. तो ये तो आपको बहुत अच्छे से इस पे कमांड हो गई है. आपने अभी 15 सेंटेंसेस आराम से बना लिए हैं. तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें आप पहले ये समझो कि आप कैसे पहचानोगे. ठीक है. तो वो मैं आपको समझाती हूँ. देखिए सेंटेंस नंबर 1 में लिखा है यू रिफ्यूज टू पे द मनी देन यू विल बी इम्प्रिजन. आपको इतनी अच्छी पहचान दी उन्होंने. विल बी आया है, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया है. तो अब आप मुझे बताओ विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टाइप में आता है? ये आता है आपका फर्स्ट कंडीशनल में. याद है ना आपको? जीरो कंडीशन में क्या था? प्रेजेंट सिंपल था. ठीक है. और फर्स्ट कंडीशन में क्या था? प्रेजेंट सिंपल के साथ विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था. और सेकंड कंडीशन में क्या था? सेकंड फॉर्म के साथ वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. और थर्ड कंडीशन में क्या था? हैड थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म. राइट. तो ये चार आपको स्ट्रक्चर्स तो याद रट गए होंगे आराम से. तो फिलहाल यहाँ पे आपको कमांड ये लेना है कि आपको कौन से सेंटेंस में कौन सा स्ट्रक्चर फिट करना है. तो एक ना एक पहचान वहां पे दी होगी. ठीक है. तो यहाँ क्या विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है, ये आपका फर्स्ट कंडीशनल हो गया. इसको आप फर्स्ट से बनाओगे. सेकंड में भी देखो शैल भी दे रखा है, ये भी आपका फर्स्ट कंडीशनल हो गया. विल या शैल किसमें आता है? फर्स्ट कंडीशनल में. थर्ड में देखो आपको मिल गया वुड. राइट. वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल गई. अब आप मुझे बताओ वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? सेकेंड कंडीशनल में. तो ये जो स्ट्रक्चर जाएगा वो सेकेंड कंडीशनल के हिसाब से आप इसको कंबाइन करोगे. फोर्थ सेंटेंस में देखो क्या लिखा है? विल पे लिखा है. तो विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आती है? फर्स्ट कंडीशनल में. तो ये स्ट्रक्चर किससे जाएगा? फर्स्ट कंडीशनल के स्ट्रक्चर से फॉलो होगा. इसी तरीके से आप आ जाओ सेवेंथ सेंटेंस पे. सेवेंथ सेंटेंस पे क्या लिखा है? कुड हैव फिक्स्ड. और इधर लिखा है वुड नॉट हैव हैड. वुड नॉट हैव कहाँ आता है? वुड नॉट हैव आता है थर्ड कंडीशनल में. इसका मतलब ये हुआ कि सेवेंथ सेंटेंस आपको कौन सा स्ट्रक्चर से बनाना पड़ेगा? थर्ड कंडीशनल के हिसाब से. तो आई विश आपको आइडेंटिफाई करना आ गया कि मैं कौन सा सेंटेंस किस हिसाब से बनाऊंगा. ठीक है, या बनाऊंगी. ठीक है. तो अब हम लोग इसके आंसर्स को टैली कर लेते हैं. लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले सेंटेंस को हमें पता चल गया है कि फर्स्ट कंडीशनल से बनाना है क्योंकि वहां पे विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिया गया है. तो फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर होता है इफ की तरफ आपको लेना होता है सिंपल प्रेजेंट और रिजल्ट में विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो यहाँ आपको एक बात और चेक करनी है. देखिए स्ट्रक्चर और टाइप पहचानने के बाद आपको ये भी चेक करना है कि हमारी कंडीशन किस तरफ है. पहले सेंटेंस में कंडीशन है क्या उधर कंडीशन है? तो कंडीशन आपको खुद अपने दिमाग से ही देखनी पड़ेगी कि यहाँ पे कंडीशन किस बात की हो रही है और रिजल्ट क्या हो रहा है उसका. राइट. तो ऑब्वियसली यहाँ पे कंडीशन रिफ्यूज टू पे द मनी है. तो यहाँ पर आएगा आपका इफ लगाओगे और इस पार्ट को रखोगे इफ के साथ. इफ यू रिफ्यूज टू पे द मनी कॉमा यू विल बी इम्प्रिजन. कॉमा लगाना भी कंपल्सरी होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा. तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा इफ यू रिफ्यूज टू पे द मनी यू विल बी इम्प्रिजन. सेकेंड सेंटेंस भी आपको फर्स्ट कंडीशनल से ही बनाना है क्योंकि शैल भी दे रखा है. तो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है फर्स्ट सेंटेंस में. तो यहाँ पे इफ लगाएंगे आप. और आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट कंडीशन में हमें कंडीशन की तरफ प्रेजेंट सिंपल लेना होता है. राइट. प्रेजेंट सिंपल की 4 फॉर्म्स होती हैं. वर्ब एस और एस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, डज नॉट या डू नॉट. तो फिलहाल यहाँ पे ही आ रहा है जो कि सिंगुलर है, नेगेटिव तो है नहीं. तो हम क्या लगाएंगे? वर्ब एस और एस फॉर्म. राइट. तो अग्री का एस और एस फॉर्म क्या होगा? एग्रीज. राइट. तो इफ ही एग्रीज, ध्यान से इफ ही विल अग्री लगा दोगे अगर आप तो गलत माना जाएगा. वाई? बिकॉज हम लोग को फर्स्ट कंडीशनल के हिसाब से बनाना है और फर्स्ट कंडीशनल में हमारा
इफ के साथ रहता है प्रेजेंट सिंपल, ना कि फ्यूचर, राइट। इफ ही अग्रीज कॉमा आई शैल बी डिलाइटेड, देन नहीं लगाओगे आप, क्योंकि देन अभी इन्होंने लगा रखा है क्योंकि इन्होंने कंबाइन नहीं किया है। जब हम कंबाइन कर डालेंगे तो देन लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो हमारा कॉमा है ना वो खुद देन का काम करता है कि अगर वो मान जाता है तो मैं खुश हो जाऊंगा, तो जो है वो कॉमा में छुपा होता है। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इस वजह से उन्होंने देन दे रखा है। जब हम कंबाइन करेंगे तो देन को हटाना कंपल्सरी, अगर आप लगा देते हो तो फिर आपके मार्क्स चले जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग? सो इफ ही अग्रीज आई शैल बी डिलाइटेड। इतना डेप्थ में जाके मैं समझा रही हूँ आपको एक एक चीज, तो लाइक तो बनता है और प्लीज इसको शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये कंटेंट, ये एक्सप्लेनेशन पहुंच पाए, जिससे उनको कमांड हो सके कंडीशनल सेंटेंसेस पे। नाउ स्विचिंग टू सेंटेंस नंबर थर्ड। सेंटेंस नंबर थर्ड वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, तो इससे हमने पहचाना कि ये सेकंड कंडीशनल है। और सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर होता है कि आपको इफ के साथ रखना होता है सेकंड फॉर्म, और रिजल्ट में रखना होता है आपको वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ आपको ये देखना है कि यहाँ पे शर्त क्या है। कह रहा है आई वुड राइट टू मिशेल नाउ, मैं मिशेल को अभी लिखता, लेटर लिखता, लेकिन मुझे उसका एड्रेस पता नहीं, यानी अगर एड्रेस पता होता तो मैं उसको अभी लिखता। तो ये जो कंडीशन है वो कहाँ दे रखी है, उस तरफ सेकंड सेंटेंस में दे रखी है। अंडरस्टैंडिंग? तो यहाँ पर आपको देखना है कि सेकंड सेंटेंस में वर्ब क्या आ रही है, नो, और हमें क्या लेनी है, सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि सेकंड कंडीशनल में इफ के साथ यानी कंडीशन में हमें सेकंड फॉर्म रखनी होती है। तो हमें इसको पॉजिटिव करना है ना, हम ये कहना चाहते हैं अगर मुझे पता होता, तो यहाँ डोंट नो लिखा हुआ है सेंटेंस को बताने के लिए, तो हम जब बनाएंगे इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा, इस वजह से हमें सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, अगर मुझे पता होता, राइट। इफ आई न्यू मिशेल्स एड्रेस कॉमा आई वुड राइट टू हिम नाउ। ओके, अब देखिए सेकेंड जब क्लॉज बनाओगे आई वुड राइट टू हिम लगाओगे। आपको ये बात पता होगी, 9th क्लास में हो और 10th 11th 12th के बच्चे देख रहे हैं, तुमको पता होगा कि एक ही सेंटेंस में नाम को रिपीट नहीं किया जाता है। पहली बार आपने नाम लिख दिया, उसके बाद उसके लिए एक प्रोनाउन, सुटेबल प्रोनाउन आता है, क्योंकि हम ये सेंटेंस बना रहे हैं कि इफ आई न्यू मिशेल्स एड्रेस, तो मिशेल को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया सेंटेंस में, तो अब सेकंड क्लॉज में, रिजल्ट क्लॉज में हिम का यूज करना है। अगेन आप मिशेल लिख दोगे तो भी मार्क्स चले जाएंगे, ठीक है। इफ आई न्यू मिशेल्स एड्रेस कॉमा आई वुड राइट टू हिम नाउ। फोर्थ सेंटेंस को फर्स्ट कंडीशन से बनाना है, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। शर्त क्या दे रखी है यहाँ पे, वर्क हार्ड करने की, तो इफ यू वर्क हार्डर दे विल पे यू मोर नेक्स्ट मंथ। मूविंग टू सेंटेंस नंबर 5, यहाँ पे भी आपको फर्स्ट कंडीशन से बनाना है और वर्ब आपको अपने से लेनी है, बी की फॉर्म इज एम आर होती है। इफ यू आर नॉट केयरफुल यू विल हैव एन एक्सीडेंट। If you are not careful, you will have an accident. सेंटेंस नंबर 6 भी आपको फर्स्ट से बनाना है, बिकॉज हमने देखा कि जो सेकेंड सेंटेंस है वहां विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रहा है। इट इंडिकेट्स दैट हमें यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन लेना है। और दूसरी बात आपको यहाँ पे ये सोचनी है कि हमारी कंडीशन क्या दे रखी है, तो कंडीशन फर्स्ट वाले सेंटेंस में है, ऑब्वियसली जब आप पढ़ोगे समझ आएगा। तो और जहां कंडीशन है वहां पे हमें प्रेजेंट सिंपल रखना है, यानी कि वर्ब एस और एस फॉर्म लानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे लीडर दे रखा है जो कि सिंगुलर है। इफ द लीडर ऑफ द गैंग, आप वर्ब क्या आ रही है, फाइंड, तो फाइंड का क्या करना पड़ेगा, फाइंड्स करना पड़ेगा, ठीक है। इफ द लीडर ऑफ द गैंग फाइंड्स द हाउस एम्प्टी, ध्यान रखिएगा आपको कुछ और दिया होगा, आपको लाना वही है वर्ब एस और एस फॉर्म। क्यों? क्योंकि हमें फर्स्ट कंडीशन का स्ट्रक्चर स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। इफ द लीडर ऑफ द गैंग फाइंड्स द हाउस एम्प्टी कॉमा he will whistle to the rest of the gang to join him. He will whistle to the rest of the gang to join him. Sentence number 7, would do not have दे रखा है, जिससे हमें पता चला कि थर्ड कंडीशनल है। यहाँ पे हमें थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर लेना है, क्या होता है, कंडीशन की तरफ हैड थर्ड फॉर्म, रिजल्ट की तरफ वुड हैव थर्ड फॉर्म या वुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म। तो फिलहाल कंडीशन क्या है, यहाँ पे फिक्स करने वाली कंडीशन दे रखी है, तो उसको आपको हैड के साथ लगाना है, क्योंकि इफ के साथ हैड थर्ड फॉर्म लेते हैं थर्ड कंडीशनल में। इफ यू हैड फिक्स्ड एवरीथिंग प्रॉपर्ली यस्टरडे, अगेन जो भी दिया गया इसको चेंज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द थर्ड स्ट्रक्चर, जो कि स्ट्रिक्टली हमको स्टिक रहना है उसके फॉर्म ऑफ वर्ब में, उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाना है। इफ यू हैड फिक्स्ड एवरीथिंग प्रॉपर्ली यस्टरडे कॉमा आई वुड नॉट हैव हैड एनी वरीज, आपको जो सेकेंड रिजल्ट क्लॉज है वो अपने आप दे रखा है, वुड नॉट हैव के साथ थर्ड फॉर्म, हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, वुड नॉट हैव हैड एनी वरीज दे रखा है। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज ना हो जाए कि मैम वुड नॉट हैव हैड क्या होता है। भाई वुड नॉट हैव तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, इसके बाद एक थर्ड फॉर्म आती है ना वुड नॉट हैव के साथ, तो इत्तेफाक से यहाँ जो थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की है वो है हमारा हैव, मेन वर्ब भी हमारा है भी है, जिसकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे हैड ली गई, इस वजह से आ रहा है वुड नॉट हैव
had any worries. तो भाई ये 7 सेंटेंसेस मैंने बहुत धीरे धीरे बताया, आगे के सेंटेंसेस में डायरेक्टली आपको आंसर्स बता देती हूँ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आंसर नंबर 8 होगा, इफ ही हैड नॉट लुक्ड अराउंड he would have been hit by the bus. 9th sentence, if the day is clear and bright you can see the island from here. 9th sentence में एक चीज मैं बताना चाहूंगी, मैंने आपको समझाया था कि फर्स्ट कंडीशनल में आप रिजल्ट क्लॉज की तरफ कोई इंपरेटिव सेंटेंस भी बना सकते हो या फिर आप कैन लगा सकते हो परमिशन अगर दिखानी है। तो यहाँ पे परमिशन की बात हो रही है, यू कैन सी, तो आप यहाँ पे रिजल्ट क्लॉज में विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा कैन ले सकते हो, ये हमने वहां पे पढ़ा था। इफ द डे इज क्लियर एंड ब्राइट यू कैन सी द आइलैंड फ्रॉम हियर। 10th विल बी, इफ द पायलट हैड नोन अबाउट द स्टॉर्म ओवर द माउंटेन्स ही सर्टेनली वुड नॉट हैव टेकन ऑफ इन दैट डायरेक्शन। अब हो सकता है कुछ बच्चे 10th सेंटेंस को देख के डर गए, डरना आपको बिल्कुल भी नहीं, आपको हिंट दे रखी है नेक्स्ट सेंटेंस में। नेक्स्ट जो उसका सेकंड सेंटेंस है 10th का, वुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म दे रखा है ना, तो बस यहाँ से आपने पहचाना कि थर्ड कंडीशनल है, थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर लगाया, जो कंडीशन है वहां पे आप हैड थर्ड फॉर्म लगाओगे। पायलट है ना, तो बस नो यहाँ पे दिया गया, नो का थर्ड फॉर्म नोन होता है, तो इस वजह से इफ द पायलट हैड नोन अबाउट द स्टॉर्म ओवर द माउंटेन्स कॉमा ही सर्टेनली वुडंट हैव टेकन ऑफ इन दैट डायरेक्शन। और जो नेक्स्ट पार्ट है जो आपका रिजल्ट क्लॉज है वो तो साफ साफ दे ही रखा है, आपको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। सेंटेंस नंबर 11, if you do not let me come in, I will break open the door. If you do not let me come in, I will break open the door. 12th will be, if you send me the laptop, I will mend it. If you send me the laptop, I will mend it. 13th, if he had not run away from there, the police would have caught him. If he had not run away from there, the police would have caught him. 14th sentence, if you are not quiet in the class, comma, I shall punish you. If you are not quiet in the class, comma, I shall punish you. Sentence number 15th, if you pay heed to your doctor's advice, you will certainly get well soon. If you pay heed to your doctor's advice, you will certainly get well soon. अब यही चैप्टर क्लास 10th में जो दिया गया है वहां पे एक ही असाइनमेंट है, तो मैं उसको सॉल्व करा देती हूँ। क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल होगा और 9th वालों की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो एक्सरसाइज दे रखी है बच्चा, वो आपको कंबाइन नहीं करना है बल्कि आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। तो ब्लैंक्स को फिल करने के लिए भी वो कोई ना कोई आपको हिंट देंगे कि आप पहचान पाओगे कि स्ट्रक्चर कौन सा लें, टाइप 1 में जा रहा है सेंटेंस, टाइप 2 में जा रहा है, 0 में जा रहा है या किस में जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस है, इफ शी डैश वर्क अर्ली शी होम। साफ साफ लग रहा है कि अगर वो काम जल्दी खत्म कर लेगी तो घर जा सकती है, यही यहाँ पे सेंस आ रहा है। तो ये कौन सा है आपका टाइप 1। तो टाइप 1 में हम लोग यूज करते हैं इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट, यानी यहाँ पे शी है, सिंगुलर है, तो वर्ब एस और यस आएगा। इफ शी फिनिशेस वर्क अर्ली शी कैन गो होम। विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है वैसे फर्स्ट कंडीशन में, लेकिन यहाँ कोई सेंस नहीं आ रहा, शी विल गो होम, दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, दिस इज द स्पीकर वांट्स टू गिव परमिशन कि अगर जल्दी खत्म कर लेगी तो जा सकती है, दिस इज द सेंस हियर। तभी मैंने आपको वहां बताया था कि विल वर्ब फर्स्ट फॉर्म के अलावा आप परमिशन अगर सेंटेंस में इंडिकेट हो रहा है तो वहां पे कैन ले सकते हो, मे ले सकते हो, ये सब हमने वहां पे कवर किया था। तो फिलहाल आपका हो जाएगा, इफ शी फिनिशेस वर्क अर्ली शी कैन गो होम। सेकेंड सेंटेंस, इफ यू हीट इट, बहुत ईजी है, हीट इट, ये सेंटेंस मैंने बार बार एग्जांपल दिया है, ये जीरो कंडीशनल है। अगर बर्फ को गर्म करोगे तो वो वाटर में ही टर्न होगी, तो टर्न्स आएगा, प्रेजेंट सिंपल होता है दोनों तरफ, तो आइस टर्न्स इनटू वाटर इफ यू हीट इट। थर्ड में दिया गया इफ यू सक्सीडेड, तो इफ के साथ आ रहा है सक्सीडेड कौन सी फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म। तो हिंट आपको साफ साफ मिल रहा है, सेकेंड फॉर्म का मतलब हो गया कि सेकेंड कंडीशनल का मतलब हो गया रिजल्ट क्लॉज में हमें लेना है वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ वी सक्सीडेड वी वुड गेट अ रिवॉर्ड। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस में देख सकते हो, आई विल ब्रिंग, विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब ये हो गया कि हमको फर्स्ट कंडीशनल के हिसाब से स्ट्रक्चर लेना है, यानी इधर हमें प्रेजेंट सिंपल रखना है और नॉट आ रहा है और यू आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, तो डू नॉट का यूज करना पड़ेगा। डू नॉट लाइक दिस वन, आई विल ब्रिंग यू अनदर।
नंबर 5 है आई कुड टेल यू द मीनिंग इफ। अब आप देख सकते हो फिफ्थ सेंटेंस में आपको रिजल्ट क्लॉज में दे रखा है कुड। तो आपको पता है कि ये जो कुड है वो कब ले सकते हैं आप, चाहे वुड लो चाहे कुड लो। मैंने आपको बताया था कि सेकंड कंडीशनल में कभी कभी वुड के प्लेस पे आप कुड ले सकते हो इफ यू वांट टू शो परमिशन, इफ यू वांट टू शो पॉसिबिलिटी इन ऑल, राइट। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये आपका कौन सा है, सेकंड कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल में आपको इफ के साथ लेना होता है सेकंड फॉर्म, इस वजह से नो की सेकंड फॉर्म आएगी न्यू। ओके। सिक्स्थ है इफ मानस हैड ट्राइड हार्डर। तो इफ के साथ आपको हैड थर्ड फॉर्म दे रखी है। हैड थर्ड फॉर्म किस में आता है, थर्ड कंडीशनल में। रिजल्ट क्लॉज में क्या लेना होता है, वुड हैव थर्ड फॉर्म। सक्सीड का थर्ड फॉर्म सक्सीडेड, तो वुड हैव सक्सीडेड आपका आंसर होगा। ओके। सेवेंथ देखिए दिया गया है इफ आई वर यू। ये आपका सेकंड कंडीशनल है। मैंने आपको समझाया था कि बी का सेकंड फॉर्म हम लोग वर लेते हैं इमेजिनरी सिचुएशन में, जो कि टाइप 2 होता है। तो ये टाइप 2 है क्योंकि, तो टाइप 2 में इफ के साथ हम लोग को सेकंड फॉर्म लेनी होती है, जो कि यहाँ वर दी गई है। रिजल्ट क्लॉज में वुड नॉट लेना होता है, इस वजह से यहाँ पे वुड नॉट ईट आंसर होगा। सेंटेंस नंबर 8 इफ आई हैड एनी सेंस। सो यू कैन सी हैड आ रहा है, यानी कि सेकंड फॉर्म आ रहा है, इफ के साथ सेकंड फॉर्म आ रहा है। तो सेकंड फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब टाइप 2 हुआ। टाइप 2 में रिजल्ट क्लॉज में लेते हैं वुड नॉट या वुड की वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे नॉट आ रहा है तो आ जाएगा वुड नॉट बाय। ओके, तो वुड नॉट बाय विल बी योर आंसर। नाइन्थ हो जाएगा टेल हिम टू स्पीक टू मी इफ यू। तो टेल हिम टू स्पीक, ये आपको समझ आ रहा है कि इंपेरेटिव सेंटेंस है और ये फर्स्ट कंडीशनल में ही हम ले सकते हैं। तो इफ यू के साथ आपका प्रेजेंट सिंपल रखना होगा, तो सी का सी रहेगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी इफ यू सी हिम। 10 सेंटेंस में आप देख सकते हो इफ आई डैश दैट यू आर कमिंग आई वुड हैव बेक्ड। वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखा है आपको रिजल्ट क्लॉज में, तो इफ के साथ आपको हैड थर्ड फॉर्म लेना होगा, थर्ड कंडीशनल है ये, तो हो जाएगा आंसर हैड नोन। 11 सेंटेंस में आपको बनाना होगा अनलेस यू पे, और आंसर हो जाएगा विल नॉट वर्क फॉर यू। दिस इज the sense the sentence is indicating that it belongs to the first conditional, right? 12th will be would buy, and 13th will be would have come, 14th will be would have been, been, and 15th will be would have driven। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साफ साफ आपको इंडिकेशन मिल रहा है, एक तरफ आपको या तो रिजल्ट क्लॉज की फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है या फिर इफ क्लॉज की फॉर्म ऑफ वर्ब देख रही है। उस फॉर्म ऑफ वर्ब से आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है, उसी अकॉर्डिंग आपको फॉर्म ऑफ वर्ब लेके आनी है। तो आई विश आपको ये 15 सेंटेंसेस भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब क्लास 12th में एक असाइनमेंट दे रखा है, असाइनमेंट नंबर 5 है वो, जो कि पेज नंबर 158 पर दिया गया है। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। देखिए ब्लैंक्स को फिल करने का तरीका बिल्कुल वही है जो मैंने भी क्लास 10th की एक एक्सरसाइज उठा के किया है। अब यहाँ पे गौर से देखिए जो सारे सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए 1 से लेकर 10 तक, इसमें स्ट्रक्चर कौन सा दिया गया है। देखिए फर्स्ट में दिया गया हैड पेड, इफ के साथ हैड थर्ड फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब थर्ड कंडीशनल। सेकेंड में आप देखोगे रिजल्ट क्लॉज दे रखा है, वुड हैव मेड दे रखा है, वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखा है, एंड सो ऑन। ये सारे जो सेंटेंसेस है वो आपके थर्ड कंडीशनल के दिए गए हैं, जिसमें हम लोग हैड थर्ड फॉर्म इफ के साथ या कंडीशन की तरफ रखते हैं, और वुड हैव थर्ड फॉर्म रखते हैं कहाँ पर, रिजल्ट क्लॉज पे। अगर नेगेटिव लगाना होता है तो वुड नॉट हैव थर्ड फॉर्म, इधर नेगेटिव करना होता है तो हैड नॉट थर्ड फॉर्म करते हैं, ये आपको पता है। तो बस यहाँ पे आपको यही फिल करना है। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा, इफ शी हैड पेड द फाइन, तो हैड थर्ड फॉर्म लगी हुई है, वुड नॉट हैव सेंट, वुड नॉट हैव सेंट विल बी योर आंसर। SENT थर्ड फॉर्म लेनी होती है, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट होता है। सेकेंड होगा आपको वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखा है रिजल्ट क्लॉज में, तो इधर क्या लाना है, इसके साथ बेटा हैड थर्ड फॉर्म। इफ ही हैड प्रमोटेड विल बी योर आंसर फॉर द ब्लैंक। थर्ड में दे रखा है इफ के साथ हैड नोन, यानी हैड थर्ड फॉर्म दे रखा है। जब हैड थर्ड फॉर्म दे रखा है तो इधर रिजल्ट क्लॉज में क्या आना चाहिए बेटा, वुड हैव थर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो क्या करोगे, वुड नॉट हैव, और कीप का थर्ड फॉर्म होता है केप्ट, वुड नॉट हैव केप्ट। ओके। फोर्थ सेंटेंस हैड बीन, यानी कि आपको यहाँ पे हैड थर्ड फॉर्म दे रखा है, इधर क्या होगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो आंसर होगा व्हाट वुड यू हैव डन, वुड यू हैव डन, राइट। फिफ्थ होगा हैड नोन दे रखा है तो इधर वुड हैव लगाना है, तो वुड हैव विजिटेड, वुड हैव विजिटेड। सिक्स्थ रिजल्ट में दे रखा है वुड हैव टेस्टेड, तो इधर आएगा हैड थर्ड फॉर्म, हैड कुक्ड, क्या आएगा, हैड कुक्ड। सेवेंथ
हैड दे रखा है यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म दे रखी है, कंफ्यूज मत होइएगा। हैड थर्ड फॉर्म हम लोग लेते हैं इफ की तरफ, तो इत्तेफाक से यहाँ पर जो मेन वर्ब है वो हैव है जिसका थर्ड फॉर्म हैड दे रखा है। तो हैड दे रखा है, नहीं हैड थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो इधर क्या आएगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म हो जाएगा वुड हैव गॉन, शी वुड हैव गॉन टू द डेंटिस्ट। 8th आपको रिजल्ट में दे रखा है वुड हैव पुट, वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हैड थर्ड फॉर्म, हैड नोन, KNOWN नोन। 9th वुड हैव टेकन दे रखा है, वुड हैव थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो हैड थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। हैड स्टडीड, STUDIED, ओके। 10th में हो जाएगा हैड रिकमेंडेड, एक और असाइनमेंट को ले लेते हैं, यहाँ पे भी आपको ब्लैंक्स को फिल करना है। गौर से देखोगे 10 के 10 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं टाइप 2 के। कैसे पहचान लिया मैंने, जो रिजल्ट क्लॉज या फिर कंडीशनल क्लॉजेस दे रखे हैं सेंटेंसेस में, उसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है उससे मैंने पहचाना है। फर्स्ट सेंटेंस में दे रखा है यू आस्क्ड हिम, आस्क्ड कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब उधर क्या आना चाहिए, वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि सेकंड कंडीशन में ही सेकंड फॉर्म आती है इफ के साथ, और इसका रिजल्ट क्लॉज में भी लेना होता है वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड सेंटेंस आप देख सकते हो वुड भी दे रखा है, तो पूरा आप एक साथ देखोगे, आप पॉज करके देख लेना, तो आपको यही दिखेगा कि पूरे सेंटेंसेस में आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है, या वुड दे रखा है, या इधर वुड दे रखा है, उधर सेकंड फॉर्म दे रखी है, कुल मिला के टाइप 2 के सेंटेंसेस हैं, तो उसका स्ट्रक्चर आपको फिल करना पड़ेगा। तो उसके आंसर टैली कर लेते हैं। आस्क दे रखा है तो हमने लगाया वुड यू से, वुड दे रखा है तो सेकंड फॉर्म लगा दी साइंड, ओके। थर्ड में क्या आएगा, यहाँ वुड गिव दे रखा है तो नो का सेकंड फॉर्म आ जाएगा न्यू, KNEW न्यू। फोर्थ में देखिए इफ के साथ फाउंड दे रखा है सेकंड फॉर्म, तो आप क्या लगाओगे, वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वुड यू डू, ओके। फिफ्थ में देखिए इफ के साथ वन दे रखा है सेकंड फॉर्म, इधर क्या लगाएंगे, वुड यू स्पेंड, ओके, वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वुड यू स्पेंड। सिक्स्थ में क्या आ जाएगा, इधर दे रखा है रूम, वुड फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म इधर लेके आनी है आपको, पेंटेड हो जाएगा। 7 सेंटेंस को गौर से समझना है आपको। 7 सेंटेंस में कंडीशनल क्लॉज में इफ के साथ आपको कुड दे रखा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये कंडीशनल क्लॉज है। कंडीशनल क्लॉज में कुड आया है और कंडीशनल क्लॉज में सेकंड फॉर्म आई है, ये यानी कैन का सेकंड फॉर्म लिया है इन्होंने कुड, तो जब इधर कैन का सेकंड फॉर्म लिया है तो सेकंड फॉर्म का साथी कौन होता है, वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो 7th में आंसर होगा वुड कीप, राइट। आई वुड कीप एन एलिफेंट फॉर अ पेट इफ आई कुड अफोर्ड इट। बच्चे कंफ्यूज होकर ये ना लिख दे कि आई केप्ट यहाँ पे होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कुड दे रखा है, तो वो एक बिल्कुल भी ब्लाइंडली आपको फिल नहीं करना है, ध्यान से देखना है कि कंडीशनल क्लॉज हमारा किधर है, रिजल्ट क्लॉज किधर है। कंडीशनल क्लॉज के हिसाब से आपको रिजल्ट क्लॉज में फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। आई विश आपको 7th सेंटेंस क्लियर हो गया होगा। 8th सेंटेंस में आपको दे रखा है could tell you एंड इफ के साथ आपको यहाँ पे फिल करनी है नो की फॉर्म, तो यहाँ पे आप क्या फॉर्म फिल करोगे, सेकंड फॉर्म, क्योंकि रिजल्ट क्लॉज में हमारा कुड आ रहा है, तो रिजल्ट क्लॉज में वुड का रिप्लेस कभी कभी कुड भी होता है, हमने ये सीखा है टाइप 2 में, तो इसलिए इफ के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगी बेटा, सेकंड फॉर्म न्यू, KNW न्यू। 9th में इफ आई वन अ लॉटरी, तो यहाँ सेकंड फॉर्म आई है, तो वुड गिव अ ग्रैंड पार्टी, ओके। 10th ही कुड गेट दैट जॉब इफ, तो कुड दे रखा है आपको रिजल्ट क्लॉज में, तो इफ के साथ क्या आना चाहिए, सेकंड फॉर्म, तो हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड, इफ ही हैड सम एक्सपीरियंस। अब क्लास 12th में एक एक्सरसाइज और बची है जिसमें 10 फिल द ब्लैंक्स दिए गए हैं। ये सारे जो सेंटेंसेस अगर गौर से देखोगे रिजल्ट क्लॉज या इफ क्लॉज में आपको फर्स्ट कंडीशनल के स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, तो फर्स्ट कंडीशनल के हिसाब से आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स यहाँ पे लगानी है। तो आई विश आप ये खुद कर लोगे, इतना तो आपको अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा सॉल्व करते करते। कितने सारे सेंटेंसेस मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं, तो ये आप खुद से सॉल्व करिएगा। और इसमें कोई प्रॉब्लम आती है, अगर आप डाउटफुल रहते हो किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को लेकर, तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई, ओके। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में एक टॉपिक बचता है, वो है रिप्लेसिंग इफ। कभी कभी इफ के प्लेस पे आपको प्रोवाइडेड, बट फॉर, सपोज, अनलेस, अदरवाइज दिया रहता है, तो थोड़े बहुत चेंजेस आपको सीखने होते हैं इसमें कुछ नई नई चीजें हैं जो आपको सीखनी है। स्ट्रक्चर्स वही रहते हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी सही सेम रहती हैं, बट थोड़ा सा चेंजेस होते हैं जो आपको समझना है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, 1 घंटे की पहली वीडियो हो चुकी है, तो इसको मैं पार्ट 2 में कवर करूंगी। और इसी वजह से क्लास 9 की एक एक्सरसाइज को मैंने इसमें कवर नहीं करा है, अनलेस वाली जो एक्सरसाइज है, क्योंकि वो इसी टॉपिक में आती है। 11th की भी काफी एक्सरसाइजेस को मैंने कवर नहीं किया है, क्यों, क्योंकि उसमें भी आपको रिप्लेसिंग इफ पर कमांड होना चाहिए। तो रिप्लेसिंग इफ आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर कराऊंगी। टिल आई कम विद माय नेक्स्ट वीडियो, कीप वॉचिंग एंड
please share it to more and more students. Thank you for watching.